इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सल्लू, तुम्हारे नोट्स। थैंक यू हेल्प करने के लिए। सल्लू, इसे खोल के देखो ना, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। मेरी जान बनोगे? निधि, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बहुत ब्राइट स्टूडेंट, इन सब चक्करों में मत पड़ो। क्या हुआ? तुम्हारी भी दाल नहीं गली ना? वो कॉलेज का सबसे हैंडसम हंक है। कितनी लड़कियां उस पर मरती हैं, कितने ने तो अपनी नसें काट ली, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कौन उसके दिल में बसता है। कसम से एक भी इंसान नहीं रुका उस मुशायरे के बाद। अबे इतना भी क्या सस्ते लुटपुट हो रहे हो तुम लोग? क्या हो गया? इसी से पूछ लो। कुछ नहीं, तुझे याद है ना वो फूल मोहम्मद वाला किस्सा? आया तो है, लेकिन साले तूने क्या उसके पोस्टर लगवाने पूरे शहर में? भाई ऐसी बात नहीं है यार, ये सब बात छोड़। मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, सुनाओ तुम दोनों को। इरशाद इरशाद। तेरी आंखों की गहराइयों में डूब जाना चाहता हूँ, तेरी आंखों की गहराइयों में डूब जाना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ कहीं दूर जाना चाहता हूँ। अब कह भी दो कि तुम करती हो मेरा इंतजार, अब कह भी दो कि तुम करती हो मेरा इंतजार, मैं हर रोज तुम्हारे दरवाजे से गुजरना चाहता हूँ। नो ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं दूर जाना चाहता हूँ। क्या बात है यार, क्या लाइंस लिखी है? उसे किसको ध्यान में रखकर ये लाइंस लिखी है? यार हमेशा तुम्हारे बारे में तो सोच के लिखता हूँ। झूठ मत बोलो, तुम्हारा मजाकिया नेचर ना हमें अच्छे से पता है। हमने पूछा तो हमारा नाम ले लिया, अगर सल्लू ने पूछा होता तो उसका नाम ले लेते तुम। अरे तुम मेरी हर बात मजाक में क्यों लेती हो? मैंने तुम्हें सोच के लिखा, ट्रस्ट मी। हो गया तुम्हारा? हेलो, तेरी आंखों की गहराइयों में डूब जाना चाहता हूँ। सुनो ना, मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर जाना चाहता हूँ। बहुत सही आदमी है यार तू। क्या क्या इमोशन है तेरे अंदर, लेकिन तू उसको सही में चाहने लगा है क्या? बहुत। यार ये बता, तूने रास्ता क्यों रोका अचानक?
तूने जो कहा वो सच है क्या? यार आई एम सीरियस, मैं वाकई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुझे बताने वाला था भाई। ये यार तू तो छुपा रुस्तम निकला तू तो। अरे नहीं भाई, मैं तुझे बताने ही वाला था यार। हाँ पर बताने वाला था, लेकिन बताया तो नहीं ना। बताया तो नहीं तूने। मेरी जान को मुझसे छुड़ाएगा तू। कह के कर दी गलती तूने कि तुमसा ना देखा संसार में, तुझको तो मरना ही था साले। कि आशिक ही तो मरते हैं प्यार में। पाठक जी, आसपास देखिए कहीं कोई निशान या फिर सबूत हाथ लगे तो। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? नहीं सर। ठीक है, यहाँ कोई आसपास दिख भी नहीं रहा जिससे हम पूछताछ कर सके। एक काम कीजिए, आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कीजिए, देखते हैं हम। ये हमारे साथ ही पढ़ता था सर, इसकी दुश्मनी किसी से हो ही नहीं सकती सर। ये बहुत ही मजाकिया इंसान था, पता नहीं क्यों इसे मार दिया। अर्शु, संभालो अपने आप को। सुमित के जाने का दुख मुझे भी। अगर सुमित के जाने के बाद हम इस तरह से टूट गए तो कैसे चलेगा? अभी हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा अर्शु, नहीं तो हम इससे कभी उबर नहीं पाएंगे। एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सुमित मर्डर केस में हमारे हाथ कभी कोई ठोस सबूत नहीं लगा है। ना उसके फोन लोकेशन से, ना उसके कॉल डिटेल से, और ना उसके किसी जानने वाले ने हमें बताया कि उसकी हत्या किसने और क्यों की। हमें कुछ करना हो। सर, उस कमीने ने मेरी बेटी अर्चना को किडनैप कर लिया है। किसने किडनैप किया आपकी बेटी को? सलमान ने। वो बहुत ही कमीना इंसान है सर। लेकिन वो आपकी बेटी को किडनैप क्यों करेगा? सर, उससे जबरदस्ती शादी करने के लिए। सही सही बताइए आप हमें, उसने किडनैप किया है या फिर वो दोनों साथ में भाग गए हैं? सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बेटी अर्चना ऐसी नहीं है, उस कमीने ने उसका किडनैप किया है। प्लीज सर, आप जल्द से जल्द मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए। आप परेशान मत होइए, हम कुछ करते हैं। आप जाके रिपोर्ट लिखवा दीजिए। जय। सर, ये तो मुझे पक्का प्यार का मामला लग रहा है। दोनों प्यार में थे इसलिए भाग गए, और अब लड़की का बाप रिपोर्ट लिखवाने आया है। अभी प्यार का मामला हो या फिर किडनैपिंग का, मामले तो दोनों ही गंभीर हैं। वो कैसे सर? तुम्हें सुमित की कॉल रिकॉर्ड्स तो याद होगी। उसके हिसाब से वो सबसे ज्यादा बातें अर्चना से करता था, और हमें उसके लोगों ने भी यही बताया था। इनफैक्ट अर्चना ने हमें खुद बताया था कि वो और सुमित बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन तब सलमान उतना अच्छा दोस्त नहीं था। फिर अचानक से 1 महीने बाद दोनों साथ में भाग गए। अगर सलमान ने अर्चना से शादी करने के लिए उसको किडनैप किया, तो फिर क्या उसने ही सुमित को अपने रास्ते से हटा दिया? हो सकता है सर। तुम एक काम करो, इस सलमान की कॉल रिकॉर्ड्स को और फोन लोकेशन को सुमित के फोन के साथ मैच करके देखो, शायद हमें कुछ मिल जाए। ठीक है सर। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास घर से भाग के आई। आती क्यों नहीं? मेरे घर वालों को नहीं पता, और मुझे तो पता है कि तुम जैसा अच्छा इंसान और जीवन साथी मुझे नहीं मिल पाता। अच्छा? अच्छा? अभी नहीं, उठो, चलो उठो। अरे जाओ और जाकर नहा दो, हमें बाहर जाना है और बहुत सारी चीजें लेकर आनी, ठीक है? तो चलो जाओ। तुम तो बहुत फिलॉसफी झाड़ने लगी। क्यों, सिर्फ तुम ही झाड़ सकते हो? जाओ जाओ अरे जाओ जाओ जाओ।
झुंझुनू के सुमित गुप्ता केस में एक नए और अहम अभियुक्त का पता चला है। उस अभियुक्त का नाम सलमान कुरैशी है। पुलिस के शक की वजह उसका मोबाइल लोकेशन है। उसका मोबाइल लोकेशन उसी एरिया में पाया गया जहां पे सुमित की हत्या हुई और उसकी लाश मिली। पुलिस को उस पर शक तब हुआ जब सुमित और सलमान दोनों की कॉमन फ्रेंड अर्चना को वो लेकर भाग गया, और इस नतीजे पर पुलिस पहुंची कि ये एक हत्या का केस है। ये एक लव ट्रायंगल है। सलमान ने अर्चना को पाने के लिए सुमित को अपने रास्ते से हटा दिया, और अब पुलिस सलमान और अर्चना दोनों को ही ढूंढ रही है। क्यों मारा सुमित को? क्या पागल हो गई हो क्या? पागल तो हो गई थी, अब होश में आई हूँ। इतनी आसानी से तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई ना। क्या तुम खामा में कुछ भी बोले जा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा था। मुझे और सुमित को कभी साथ नहीं देख सकते थे। तुम मुझसे मजाक भी उड़ाते थे मेरे सामने। तुम हमेशा हमें दूर करते थे। हाँ, मैंने मारा सुमित को। वो क्या है ना कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। क्या करता वो साला कबाब में हड्डी बनने की कोशिश कर रहा था। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कोई इंसान है दुनिया में जो तुम्हें टूट के प्यार करता है। वो तुम्हारे लिए कोई भी बड़े से बड़ा कदम उठा सकता है जो तुमने उठाया मेरे लिए, घर से भाग के। अपने आप में नहीं मिला मुझे, किसी का खून नहीं किया। कितनी बड़ी गलती कर दी तुम जैसे घटिया इंसान के लिए। तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। बस अब एक और पल भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। जा रही हूँ मैं अपने घर वापस। सजदे में झुका करते थे जो सर अपने यार के, आज तुम ही कहने लगे कि वो कंधे थे उधार के। इन पे झुक के, इन पे टिक के जो हम जिंदगी ना बिता पाएंगे, तो आप ही बताइए ना, आपको हम हमेशा के लिए क्यों ना मिटाएंगे। इसके बीच में मेरे शौहर का नाम लिख दीजिए। हाँ, वैसे नाम क्या है उनका? आसिफ अली। अरे आज आप बहुत जल्दी आ गए। आपकी याद हमें दफ्तर से जल्दी खींच लाई। क्या करें, आपके बिना जी ही नहीं लगता हमारा। वैसे काफी जच रही है आपकी याद। अभी तो ये अधूरा है, इसमें आपका नाम जो शामिल करना बाकी है। ठीक है, आप इसको मुकम्मल कराइए, हम जरा कपड़े बदल कर आते हैं। जी। अरे हाँ भाईजान, हम पहुंचा देंगे आपको, लेकिन आपके जो ड्यूज हैं वो क्लियर करा दीजिए पहले। हाँ जी, हाँ जी। आसिफ, तुमने सलीम भाई से पैसे लिए? हाँ, हमने लिए थे। तो मुझे इत्तला क्यों नहीं किए? और हमारा पैसा हमें क्यों नहीं दिए? वो भाईजान, वो क्या है ना कि हमें थोड़ा सा काम आ गया था, तो वो पैसे हमने वहाँ खर्च कर दिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम 10-15 दिन में आपके सारे पैसे लौटा देंगे। तुम्हारा हर बार का यही बहाना है, पहले हमारा पैसा खर्च कर देते हो, उसके बाद हम किस्तों में चुकाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, कल के कल मेरा पैसा चाहिए। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, अब की बार ऐसा हुआ तो फिर पार्टनरशिप ही गई भाड़ में। 90% ग्राहक मेरी वजह से आते हैं यहाँ, तो बिजनेस अलग करेंगे और कमाएंगे भी। अरे भाईजान, आप तो गुस्सा हो गए। देखिए, हमसे गलती हो गई, हम मान रहे हैं।
लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आप हमें एक दिन की मोहलत दीजिए, उसके अगले रोज हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे, वादा है हमारा। मोहब्बत होता तो बख्श देते, तुम्हें उनसे मिलाने का रास्ता साफ करते, लेकिन तुम्हें तो गुरूर अपनी शोहरत का है, और गुरूर शोहरत हम कभी माफ नहीं करते। उस्मान के मर्डर के वक्त ये दोनों वहीं मौजूद थे सर। आप लोगों ने वहाँ पे क्या देखा? मोटरसाइकिल पे 2 लोग थे, उन्होंने उस आदमी को दोनों तरफ से ब्लॉक किया और उस पर गोली चला दी। उनका चेहरा देखा? नहीं सर, उन्होंने चेहरा गमछे से ढका हुआ था और दूर से गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाया। ठीक है, तुम लोग जाओ। कुछ अति आत्मविश्वासी लोगों को यही लगता है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो हासिल नहीं कर सकते। ऐसे लोग दुनिया को बार बार चुनौती देने में ये सोचकर कभी नहीं कतराते, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि हर मुश्किल से निपटने की कला उनके पास है, और यही सोच और यही अति आत्मविश्वास उन्हें अपराधी बना देती है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। सलमान भी इस तरह के स्वभाव का एक आदमी था, और अपनी मंजिल को पाने के लिए हत्या जैसे बड़े कदम उठाते वक्त उसने एक बार भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, क्योंकि उसे यही लगता था कि हर मुसीबत से निपटने की कला उसके पास है और वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। सबसे पहले उसने सुमित और अर्चना का खून किया, और फिर एक बहरूपिया बनकर अपना नाम और चेहरा बदलने के बाद उस्मान का। क्या उसके ये अपराध यही रुक जाएंगे? क्या पुलिस को कभी इसके बहरूपिये और अपराधों का पता नहीं चल पाएगा? आइए देखते हैं। आप ही उस्मान जी की वाइफ हैं? जी, आप प्लीज बैठिए ना। पता नहीं खुदा ने उनको हमसे क्यों छीन लिया। देखिए रोही जी, उनको खुदा ने नहीं अलग किया है, उनको उन्हीं के किसी दुश्मन ने मारा है। अब आप हमें ये बताइए कि उनका किसी झगड़ा या किसी से दुश्मनी हो जिसकी वजह से उनकी जान जा सकती है? दुश्मनों का तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारे शौहर का झगड़ा बहुत होता था। पैसे की लेन देन थी उनकी, बहुत गुस्से वाले थे वो। कभी कभी तो गुस्सा आपे से ऊपर हो जाता था। अभी 2 दिन पहले ही उनके बिजनेस पार्टनर आसिफ भाई से उनका झगड़ा हुआ। कुछ पैसे को लेकर बात हुई थी, आसिफ भाई ने उनके कुछ पैसे खर्च कर दिए थे, और अब ये कौन जान सकता था कि उस पैसे की वजह से उनकी जान चली जाएगी। कितने पैसे थे उनके? 7 लाख रुपए। 7 लाख। तो क्या उन्होंने वो पैसे आपको वापस किए, आपके शौहर को? जी अब तक तो नहीं, उन्होंने कुछ मोहलत मांगी थी मुझसे। ठीक है, हम देखते हैं। जी चलते हैं। आप आसिफ? जी हाँ। उस्मान किस तरह के इंसान थे? सर, उस्मान भाई तो बहुत नेक दिल और दयालु इंसान थे। वो तो हमेशा मुझे अपना छोटा भाई मानते थे। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। तो आपके हिसाब से उनकी किसी से दुश्मनी या किसी से झगड़ा जिसकी वजह से हत्या हो सकती है? सर, उस्मान भाई तो बहुत सीधे साधे इंसान थे, उनका कोई दुश्मन नहीं हो सकता, और जब दुश्मन ही नहीं है तो फिर झगड़ा होने का तो सवाल ही नहीं होता। तो 2 दिन पहले फिर किस बात को लेकर आपका झगड़ा हुआ था उनसे? नहीं सर, वो झगड़ा नहीं था। वो तो असल में उस्मान भाई के कुछ पैसे मेरे पास थे, तो वो मुझसे खर्ची हो गए थे, तो वो थोड़ा सा नाराज हो गए थे। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि हम उनके पैसे बहुत जल्द लौटा देंगे तो वो मान गए थे। सर, इस हादसे के बाद तो हमें भी डर लगता है कि पता नहीं किसकी नज़र हमारे ऊपर हो।
आप उनके कातिलों को ढूंढिए प्लीज। अरे वो तो हम कर ही लेंगे, बट तब तक हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस शहर से कहीं बाहर मत जाइएगा। जी। सर मेरे पति को ढूंढ लीजिए सर वो कल रात से दफ्तर से घर नहीं आए हैं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, आपके पति मिल जाएंगे। वैसे आपके पति का नाम क्या था? सर आसिफ अली। आसिफ अली, वही ना जो उस्मान का बिजनेस पार्टनर है? जी वही सर। आसिफ अली। सर मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे शौहर को ढूंढ लीजिए। आप चिंता मत करिए, आप घर जाइए, हम आपके पति को ढूंढ लेंगे। अब ये आसिफ अली कहाँ गायब हो गया? कहीं इसके साथ भी तो कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हो गया? या तो ये काम करिए, इसकी फोटो हर जगह सर्कुलेट करा दीजिए और अपने इन्फॉर्मर्स को एक्टिव कर दीजिए। हमें इसे हर हाल में ढूंढना होगा। सर ये पेपर देखा आपने? हेलो, मैं झुंझुनू राजस्थान से इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर बोलिए। जी दरअसल हमने एक न्यूज़ देखी है आसिफ के बारे में। हमें आपको ये जानकारी देनी थी कि इस इंसान का नाम आसिफ नहीं बल्कि सलमान है, जो राजस्थान से पिछले 6 महीने से गायब है। इसके ऊपर एक इंसान के कत्ल का और एक लड़की को गायब करने का संगीन आरोप है। अच्छा जी, शुक्रिया जानकारी शेयर करने के लिए। हम इसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। हम तो इसे निर्दोष समझ रहे थे, ये तो बहरूपिया निकला सर। सर ये प्रॉपर्टी डीलर है। ठीक है तुम जाओ, बैठो। आसिफ अली के बारे में जो भी जानते हैं बताइए। आसिफ ने अपना सब कुछ बेच दिया। उसने बोला कि उसे यहाँ जान का खतरा महसूस होने लगा है। हमको ये सब कुछ आधे दाम पर मिल रहा था, तो हमने ऑन द स्पॉट उसको सारा पेमेंट कर दिया। ठीक है आप जाइए। हमें इस बहरूपियों को जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा, इससे पहले कि ये किसी और शहर में जाकर अपना हुलिया बदल कर कोई बड़ा क्राइम करे। फैज़ अहमद वल्द कसीम अहमद फातिमा रिजवी बिनते गजाल रिजवी तय मेहर के साथ मुकर्रर किया गया है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजहू। दुल्हन ने हाँ कह दी। छुआरे और किशमिश बांटिए मेहमानों में। माशाअल्लाह कबूल है। वैसे बाजी कितनी फिल्मी स्टोरी है ना। मतलब एक हैंडसम सा बंदा हमारे घर पे किराएदार बन के आया और फिर आपको उससे प्यार हो गया और फिर देखो निकाह भी। कितनी अच्छी बात है ना। वैसे जीजू ने आपको गिफ्ट क्या दिया? जब तेरा निकाह होगा तो तुझे खुद पता चल जाएगा। ठीक है। फातिमा एक कप चाय पिलाओगी प्लीज? जी बिल्कुल। हाँ मेरे लिए भी। हाँ वैसे जीजू मेरा गिफ्ट कहाँ है? आपके सामने। मतलब हम मांगे क्या मांगना है? आप जो भी मांगेंगे हम आपको लाके देंगे। सच्ची? मतलब जो मैं मांगूंगी आप वो दोगे? एक बार मांग के तो देखिए। ठीक है, तो मुझे ना एक गोल्ड की चेन चाहिए जिसमें वो डायमंड का लॉकेट लगाओ। बस ठीक है, तो आप हमें बता दीजिए आपको कब चाहिए, हम आपको लाके दे देंगे। तो आप ना मुझे आज ही लाके दे दो, पर जीजू बाजी और अम्मी को मत बताना।
हम सफर ही होंगे दोनों, मंजिल जो एक सी है, रास्ता भी एक ही होगा, जज्बात जो एक से है। मैं कुछ समझी नहीं। छोड़िए, आप समझिए मत, आप भी उन दोनों को मत बताना। जीजू, आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया था। देखो ना, ये हार कितना बेशकीमती और कितना खूबसूरत लग रहा है तुम्हारे ऊपर। और भी नेकलेस में तुम्हें लाके दे सकता हूँ। तुम्हारे सारे जेवर हीरो में जड़े होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बेगम बनना पड़ेगा। हम दोनों कैसे? मतलब बाजी से शादी हुई है आपकी? रुखसार, तुम्हारा और मेरा प्यार मैजिकल है, और तुम्हारी बाजी के साथ मेरी शादी लॉजिकल है। तो हम लॉजिक को मैजिक के साथ मिक्स नहीं करते हैं। हाँ? फातिमा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं। चलो। एक अक्लमंद इंसान को पता चल जाता है कि किस इंसान की क्या कमजोरी है। ठीक उसी तरह फैज उर्फ सलमान को भी बहुत ही जल्द पता चल गया था कि रुखसाना की कमजोरी क्या है। रुखसाना जैसे लोग बहुत हद तक इस बात को साबित करते हैं कि दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, प्यार भी, बस सही कीमत लगाने वाला होना चाहिए। फैज को रुखसाना का प्यार चाहिए था और रुखसाना को वो सारे भौतिक सुख चाहिए थे जो फैज उर्फ सलमान के पैसे से उसे मिल रहे थे। बिना निकाह किए ये दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक ही घर में फातिमा और उसकी माँ के रहते हुए क्या ये दोनों अपने इस रिश्ते को कायम रख पाएंगे? क्या होगा जब फातिमा और उसकी माँ को इस रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा? क्या फैज उर्फ सलमान ने इसे निपटने के लिए कोई रास्ता ढूंढ निकाला था, या क्या इस बार उस पे विराम लग जाएगा? अब जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो वहीं पर रह के पढ़ाई करना होगा ना। अरे लेकिन लखनऊ में हमें कोई जानता तक नहीं, तुम रहोगी कहाँ, पढ़ाई कैसे करोगी? नहीं नहीं, तुम यहाँ ही कोई कॉलेज में एडमिशन ले लो। पर अम्मी, क्या हुआ? देखिए ना जीजू, आपको तो पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था मैंने। अब सिलेक्शन हो गया है तो अम्मी और बाजी ये बोलकर मना कर रही हैं कि वहाँ पर अपना है कौन, वहाँ पे क्यों रहना, पढ़ाई कैसे करोगी, यहाँ पे रह के पढ़ाई करो। अरे ऐसे कैसे कोई नहीं है, मेरे इतने रिश्तेदार हैं, इतने फ्रेंड्स हैं मेरे वहाँ पे। और ये क्या बात है? देखिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, और अगर इसको मिला है तो मेरे हिसाब से नहीं गंवाना चाहिए। हाँ,
देखिए आप बेफिक्र रहिए, मैं वहां पे जाके सब कुछ सेटल करके आऊंगा। आखिर साली है हमारी। ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ रिश्ता जुड़ना हमारे परिवार की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फर्ज है जो मैं अदा कर रहा हूँ। मानना पड़ेगा जीजू आपको, कितना तेज दिमाग है आपका। मतलब कितने आसानी से आपने हम दोनों बहनों को सेट कर दिया है ना। लेकिन मुझे डर लग रहा है किसी ना किसी दिन हमारा ये भांडा फूट जाएगा। इतना नेगेटिव मत सोचो। पहली बात तो किसी को पता चलेगा नहीं, और पता चल भी गया तो तब तक हम आपसे निकाह कर चुके होंगे। अब जान है हमारी, और अपनी जान को हम अपने से दूर कैसे जाने दे सकते हैं। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा बेडरूम, ये सब मेरे रहने के लिए। वाह जीजू तुम बहुत सुंदर है। पता है क्या, मैं ना कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है अब मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया हूं ना, तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। थैंक यू सो मच। रुखसाना को लखनऊ गई 2 महीने हो गए। बड़ा मन कर रहा है उसे देखने का। ठीक है अम्मी, इस बार जब फैज आ जाएंगे तो आप उनके साथ हो आना। नहीं नहीं, वो तो हमेशा अपने काम में मशरूफ रहता है। पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा, और खामखा उन्हें परेशान क्यों करना। मैं अकेली नहीं जा सकती क्या? मैं ना खुद चली जाऊंगी और 4-5 दिनों में वापस भी आ जाऊंगी। ठीक है अम्मी, आप अकेली कैसे जाएंगी? अरे चली जाऊंगी। अम्मी आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ फिक्र मत करो, खुदा हाफिज। अच्छा बाय। अम्मी आप यहाँ? हाँ तो नहीं वो तो ये सब छोड़, ये कैसे कपड़े पहने रखे हैं? वो अम्मी आप ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? नहीं हमें कुछ भी नहीं। वो जीजू आप मेरे ऊपर शक कर रही हैं? मैं बेटा हूं आपका। चुप करो तुम, मुझे तुम्हारा सारा ड्रामा समझ में आ गया। तुम मेरी दोनों बेटियों को घुमा रहे हो, और तुझे अपनी बहन का घर मिला था उजाड़ने के लिए। लेकिन अब नहीं, अब और नहीं। तू चल मेरे साथ। अम्मी मेरी बात तो सुनिए। अम्मी मेरी बात तो तू छोड़ मुझे, हट। तेरी जैसे गिरे हुए आदमी के साथ मैंने अपनी बेटी का निकाह करवाया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हारा तलाक कराऊंगी और पुलिस को भी बताऊंगी। तू चल। अम्मी छोड़िए ना। अम्मी छोड़िए ना। जीजू छोड़ दीजिए, अम्मी मर जाएंगी। जीजू क्यों लड़ बैठी अम्मी जान, हम आशिकों से सीना तान के बना बैठे अपने ही बच्चों को आप दुश्मन अपनी जान के। हेलो। अरे रुखसाना, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? बाजी मैं
बाथरूम में थी ना तो इसीलिए। अच्छा, अम्मी को फोन देना। वो अपना फोन ही नहीं उठा रही है, कुछ पूछना था उनसे। अम्मी यहाँ पर नहीं है बाजी, अम्मी नहीं आई। तो तुमसे ही मिलने गई है ना? नहीं बाजी, अम्मी यहाँ पर नहीं आई हैं। आई नहीं? अरे वो तो पहुँच भी गई होंगी। अगर अम्मी यहाँ पर होती ना तो मैं आपसे बात करवा देती। हो सकता है वो किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गई हो। आप पता करिए ना। ठीक है। ठीक है। अम्मी अगर वहाँ नहीं गई तो फिर कहाँ चली गई? सुनिए, अम्मी की लाश को जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा। अगर किसी को भनक लग गई ना तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। रुखसार, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। थोड़ी रात होने दो, मैं लाश को ठिकाने लगा दूं, ठीक है? बॉडी पर जेवर हैं। इसका मतलब है कि मामला लूट का नहीं लगता है। एक काम करो सिंह, इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास के एरिया में इसकी फ़ोटो सर्कुलेट करो। और हाँ, आसपास के एरिया में देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। जी मैडम जी। जी बैठिए, बताइए। मैडम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अम्मी यहाँ रुखसाना से मिलने आई थी, लेकिन उससे पहले उन्हें किसी ने मार दिया। और क्यों? क्या आप लोगों को किसी पे शक है जो उनकी हत्या कर सकता है, या फिर कोई ऐसा जिनसे आप लोगों की कोई दुश्मनी हो? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमें और यहाँ अम्मी को लखनऊ में कोई नहीं जानता। मैडम, आप अम्मी के कातिल को जल्दी से जल्दी पकड़िए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। देखिए, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कातिल चाहे जो भी हो, वो हमसे ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा। मैडम, जहाँ हमें उस औरत की लाश मिली थी, वहीं पास की दुकान के सीसीटीवी कैमरा में हमें कुछ मिला है। इंस्पेक्टर, आप लोग यहाँ? जी हाँ। प्लीज बैठिए। वैसे आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि आपकी अम्मी आपके घर नहीं आई थी? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है और मैं सच कह रही हूँ कि अम्मी घर पर नहीं आई थी। आपने अपनी अम्मी की लाश को जंगल में फेंका है। रुखसाना ऐसा नहीं कर सकती। ये आप किस जंगल की बात कर रही हैं, मुझे नहीं पता है। और मैं अपनी अम्मी को क्यों मारूंगी? सच बता दीजिए कि आपने अपनी अम्मी को क्यों मारा। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है, तुम और एक आदमी दोनों मिलकर अपनी अम्मी की लाश को ठिकाने लगा रहे थे। अब झूठ मत बोलना, वरना पुलिस चौकी लेकर चलूंगी। पर तुम्हारा क्या हाल होगा ना, तुम सोच भी नहीं सकती। बोलो। क्यों रुखसाना, तुम लोगों ने क्यों मारा अम्मी को? बोलो रुखसाना, बोलो। क्योंकि अम्मी को पता लग गया था कि मैं और जीजू एक दूसरे को प्यार करते हैं। और जीजू मुझे यहाँ पर लेकर इसलिए आए थे ताकि वो यहाँ रह सके, लेकिन मैंने अम्मी को नहीं मारा है। मैंने जीजू को रोका भी था, लेकिन वो नहीं रुके। कहाँ है तुम्हारे जीजू अभी? लाश को ठिकाने लगाने के बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। सिंह, एक काम करो, फैज की फोटो को सर्कुलेट करो और अपने खबरियों को अलर्ट करो। जी मैडम। वो आदमी मुझे किसी भी हाल में चाहिए। कांस्टेबल, अरेस्ट है। मैंने अम्मी को नहीं मारा है।
सर ये तो वही आसिफ अली और सलमान कुरैशी है। अच्छा, तो इस बहरूपियों ने फिर से नाम, शहर और हुलिया बदल कर क्राइम किया है। ये सूचना हमें तुरंत संबंधित थाने में देनी होगी। हेलो, आगरा पुलिस से मैं आर के मिश्रा बोल रहा हूँ मैम। ये जो पेपर छपी है ना, ये एक्चुअल में सलमान कुरैशी है और इसने झुंझुनू राजस्थान में मर्डर किया है अपने दोस्त का। इसके बाद ये उसकी कॉमन फ्रेंड को अगवा कर लिया। इसका आज तक कोई अता पता नहीं है। शुक्रिया, आपकी ये जानकारी हमारे लिए काफी अहम है। जय सिंह, अगर ये एक बहरूपिया है तो अपना शहर और अपनी शक्ल बदलने की पूरी कोशिश करेगा, या हो सकता है कि वो कर चुका हो। हमें उसको उसके प्लान के पहले ही पकड़ना होगा। एक काम करो, सर्च ऑपरेशन तेज करो। जी मैडम। पुलिस को हर हाल में उस बहरूपिये को ढूंढ निकालना था, इससे पहले कि वो फिर से अपना नाम और शहर बदल ले और गायब हो जाए। पुलिस के दिन रात की मेहनत काम आई और जल्द ही उनके पास उस बहरूपिये के नए रूप वाली तस्वीर आई। यस, जी हाँ, बिल्कुल। मैडम, खबरी के हिसाब से ये किशोर सिंह बन चुका है और जोधपुर के साहिन कॉलोनी में रह रहा है इसमें। एक काम कीजिए, वहाँ के लोकल थाने को इन्फॉर्म कीजिए। चलिए जोधपुर चलने की तैयारी करते हैं। जी मैडम। सिंह, जी मैम। मुझे लगता नहीं है कि वो यहाँ मिलेगा। मुझे भी लगता है। एक काम करें, कल दिन में आते हैं। ओके, ठीक है। चलो। पकड़ो। चीज की हद होती है, चालाकी की भी। सलमान खुद को बहुत चालाक समझता था और हर कदम पर खुद को आगे रखने के लिए वो षड्यंत्र रचता गया। सबसे पहले अर्चना को पाने के लिए सुमित के हत्या की षड्यंत्र, उस राज को छुपाने के लिए अर्चना का खून, बिजनेस हथियारने के लिए उस्मान का खून और अपनी साली के साथ नाजायज रिश्ता कायम रखने के लिए अपनी सास का खून। सलमान की चालाकी और बचने की अति आत्मविश्वास की वजह से वो एक सीरियल किलर बन गया था और खून पर खून करता चला जा रहा था। हालांकि उसके बहरूपियापन की कला की वजह से वो काफी समय तक बचता रहा, लेकिन अंततः वही होता है जो हर अपराधी के साथ होता है। अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो अपना नाम और रूप कई बार बदल क्यों न ले, लेकिन अंततः उसके चेहरे पर से नकाब उतर ही जाता है और उसे किए की सजा जरूर मिलती है। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक रोचक कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।